चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू किया जाए। कल हम आपको अनुकूलन पढ़ाए थे। अब अनुकूलन का हम अलग अलग केस पढ़ेंगे, जैसे कि वाष्पोत्सर्जन के बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में, मछली का वाताशय के बारे में, पक्षी का वायु कोश के बारे में और रक्त के बारे में। तो अगर वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो वाष्पोत्सर्जन जो है, अगर वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो पत्ती, जैसे पत्ती में तो होता है ट्रांसपिरेशन होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर, तो मालूम ही है, पहले ही बताए हैं। तो पत्तियां छोटे छोटे कांटे के रूप में होने के कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है। इसमें नागफनी में तना पर उपस्थित मोम की परत, रोम मतलब एक हेयर, ऊपर का जो हेयर होता है नागफनी का, और मोटी कोशिका भित्ति, काफी गहराई में स्थित रंध्र, पत्ररंध्र, स्टोमाटा जिसको इंग्लिश में कहते हैं, आदि रचनाओं के कारण जल का क्षय कम होता है। अगर प्रकाश संश्लेषण की बात करें, दैट इज फोटोसिंथेसिस, कांटों के रूप में कम विकसित पत्तियां द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होती, अतः तना द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ये हो गया। अब हम लोग अलग अलग केस में पढ़ेंगे। ये तो हो गया नागफनी के बारे में, नागफनी के बारे में। अगर अब हम लोग मछली के बारे में, पक्षी के बारे में, रक्त में कैसा अनुकूलन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मछली में तो गिल होता है, ब्लैडर होता है। तो मछली में एक सुप्रवाही शरीर वाली मछली जलचर प्राणी है, मतलब कि जल में रहती है मछली, तो मालूम है, छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो। अधिकांश मछलियों अस्थिक बोनी में शरीर के अंदर एक थैली पाई जाती है, जो भोजन नली की बाह्य सतह से उत्पन्न एक रचना है तथा भोजन नली व वृक्क के मध्य अवस्थित है। इस रचना को वाताशय अथवा तैरने की थैली, दैट इज कॉल्ड द एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर कहते हैं। इसके अंदर हवा भरी रहती है। यह एक जल स्थित अंग, हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन है, जिसकी सहायता से मछलियां जल के भीतर किसी भी गहराई तक जा सकती है या जल की सतह पर उतर सकती। उपस्थित युक्त मछलियों में इस रचना का अभाव होता है, इसलिए ऐसी मछलियां जल की सतह पर ही तैरती रहती है। नेक्स्ट है पक्षी का वायु कोश। अगर पक्षी के वायु कोश के बारे में अगर बात करें, पक्षी के वायु कोश के बारे में, तो सुप्रवाही शरीर वाली पक्षी हवा में उड़ने के लिए अनुकूलित होती है। उड़ते समय अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, अतः फेफड़ों के साथ पतली दीवारों वाली वायु कोश जुड़ी रहती है, जिनमें वायु भरी होती है। अधिक ऊंचाई पर उड़ते समय श्वसन की दर बढ़ती रहती है, जिससे अधिक O2 की आवश्यकता पड़ती है। अतः O2 की अतिरिक्त मात्रा की पूर्ति वायु कोशों द्वारा होती है। साथ ही साथ यह शरीर को हल्का बनाए रखता है। अब ब्लड के बारे में, ब्लड, रक्त, ब्लड का खून का रंग तो लाल होता है, ये मालूम है रक्त का। इसके लाल रक्त की कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है। ब्लड का भी अलग अलग पार्ट होता है, इसमें जो लाल रक्त से पार्ट बड़ा होता है, जिसे अधिक O2 का परिवहन करती है। इसके हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। अब थोड़ा कबूतर की वायु कमाल क्वेश्चन एक आ गया, उड़न से संबंधित कबूतर में होने वाली 3 अनुकूलन को लिखो। ठीक है, तो पेज नंबर 104 निकालो। देखो इसमें अलग अलग डायग्राम दिया हुआ है। देखो डायग्राम में कबूतर की वायु को देखो, इसमें फेफड़ा दिखाया गया है, वायु कोश दिखाया गया है और श्वास नली दिखाया गया है। देख रहे हो ना। अब इसे संबंधित अगर क्वेश्चन अगर आता है, इसे मैं देखो, तो अगर इसे संबंधित अगर क्वेश्चन अगर आता है, देखो यहाँ क्वेश्चन है उड़न से संबंधित कबूतर में होने वाले 3 अनुकूलन को लिखो। तो देखो कबूतर का शरीर नौकाकार होता है। देखो डायग्राम भी देखते रहना साथ ही साथ। कबूतर का शरीर नौकाकार या स्पिंडल नुमा होता है, जिससे वायु में उड़ते समय वायु का प्रतिरोध तथा घर्षण का प्रभाव कम पड़ता है। कबूतर की उद्यन पेशियां जैसे पेक्टोरलिस मेजर,
पेक्टोरलिस माइनर, मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा फॉर्म में, तथा कोरका वैक्यूल्स वैक्यूल्स इस तरह विकसित होती है कि उड़ते समय यह आसानी से अपने डैने को ऊपर नीचे कर सकती है। डैना जानते ही हो, पक्षी का। थर्ड है कि कबूतर के फेफड़े में पतली दीवार वाली वायु थैलिया पाई जाती है, जिससे इनका शरीर का वजन हल्का होता है और तथा ये आसानी से उठते। आज इतना ही रखते हैं, कल नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे शारीरिक अनुकूलन।